हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं एसी सर्किट। इसके पहले हमने एसी जनरेटर को पढ़ लिया था। जो एसी जनरेटर में ईएमएफ आर्मेचर में इंड्यूस होता था वो होता था ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना ईएमएफ इंड्यूस होता था और इसी को हम बोल देते थे एन बी ए ओमेगा को बोल देते थे हम ई मैक्स। तो ये बन गया साइन ओमेगा टी। और जो साइन या कॉस जो भी होता है, ये क्या होती है? वेरिंग क्वांटिटी होती है। मतलब इसका ग्राफ कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इनका टाइम और टाइम के साथ साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। तो इसलिए इनको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग सर्किट्स, जो अपने साथ टाइम के साथ साथ मैनेज करें। तो आपने यहाँ से ये सीखा है कि ई एम एफ इंड्यूस हुआ, उसकी वैल्यू ई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। और जब भी कभी आपको इस टाइप का सिंबल दिखता है, ये सिंबल होता है एसी जनरेटर का, मतलब एसी सप्लाई का। अब जो करंट की हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, करंट की इक्वेशन होती है आई इक्वल टू आई एम कॉस थीटा। थीटा मतलब थीटा होता है ओमेगा टी। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको थीटा के बारे में पढ़ा दिया गया था। थीटा होता है ओमेगा टी, तो यहाँ जाएगा ओमेगा। अब चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, उस दोनों साइनसोइडल वेरिंग होता है। इसे साइन और कॉस पे ध्यान नहीं देना, अगर साइन या हो या कॉस हो वो सब एसी सर्किट्स में ही आते हैं। ये सब साइनसोइडल वेरिंग होता है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज इन वन साइकिल। जब एक साइकिल के अंदर क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो एक साइकिल के अंदर दो बार मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज होता है। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा चुका है। इन वन साइकिल चेंज टू टाइम। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? एसी क्वांटिटी बोला जाता है। ऐसी क्वांटिटी को जो जो टाइम के साथ साथ डायरेक्शन में भी चेंज होता है, और ये एक साइकिल में दो बार चेंज हो जाती है, काम की बात है। इन वन साइकिल चेंज द टू टाइम्स। अब ये सब क्वांटिटी को एसी क्वांटिटी बोलते हैं। अब एसी वोल्टेज को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो है V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। वी मैक्स आप जानते हो, वी मैक्स क्या है? एन वी ए ओमेगा कहलाता है वी मैक्स। इसके बाद बात कर लेते हैं हम एसी करंट। जब वोल्टेज का तरीका V इक्वल टू है वी मैक्स साइन ओमेगा टी, तो जो एसी करंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई मैक्स साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, कुछ भी चलेगा। बस आपको ध्यान एक चीज रखनी है, जो मैंने यहाँ कैपिटल आई लिखा है, आपको यहाँ स्मॉल आई लिखना है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, स्मॉल आई, ये गलती नहीं होना चाहिए। स्मॉल आई क्यों? जो क्वांटिटी टाइम से वेरिंग करती है उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ऐसी सारी क्वांटिटी जो जो टाइम से वेरी करती हैं, तो वहां पर स्मॉल लेटर हम यहाँ से पीक वैल्यू, पीक मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। अब ये एसी का डायरेक्शन है, एसी का मैग्नीट्यूड है, या एसी का ग्राफ है, तो ये जो इसको बोलते हैं पॉजिटिव पीक। ये ऊपर की तरफ अपवर्ड है तो पॉजिटिव पीक, और नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड पीक। और यहाँ से इसको बोलते हैं पीक टू पीक। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव पीक, ये है पॉजिटिव पीक। दोनों को मिला देंगे तो इसको बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। अब ये पीक क्या होता है? जैसे हमने एसी की इक्वेशन लिखी आई इक्वल टू टेन साइन ओमेगा टी। तो ये टेन क्या है? टेन इसकी ये यहाँ से पीक वैल्यू है, जो खाली सर्किट में एक बार ही ये ऑप्टेन करती है पीक वैल्यू को। तो टेन इसकी क्या है? टेन इसकी है पीक वैल्यू, जो सर्किट में खाली एक बार ही ऑप्टेन करती है। जैसे अगर मैं कोई एसी का सर्किट आपको बना के दूं, ये दिख रहा है आपको एसी का सर्किट, तो ये जो यहाँ से पीक दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू टेन है, जो खाली सर्किट में केवल एक बार ही आती है। उसके पहले कभी जीरो होती है, वन टू थ्री फोर फाइव, या फिर माइनस में जाती है। पहले जीरो होती है, फिर टेन पे जाती है, फिर उससे डाउन होती है, फिर नेगेटिव में जाती है, फिर जीरो होती है। तो ये सीक्वेंस चला रहता है। तो जो एसी की जो हमें इक्वेशन दी गई है, ये खाली हमें पीक वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इस बात को ध्यान रखना। लिखा ही मैंने, इक्वेशन ऑफ द एसी क्वांटिटी ऑलवेज गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑफ द पीक वैल्यू। एसी की इक्वेशन हमें पीक वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अगर साइन और कॉस को हटा दें, जैसे साइन लगा इधर,
मैं साइन को हटा दूं या कॉस लगा कॉस को हटा दूं, फिर जो बच जाता है वो हमारी पीक वैल्यू होती है। क्या कोफिशिएंट ऑफ टाइम, देखो थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी। अब जो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ टाइम है वो होता है ओमेगा। तो ये काम की बात है, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोफिशिएंट है, इक्वेशन गिवन है आई इक्वल टू आई एम साइन 100 पाई टी। आपसे बोला फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका, अब हमें तो एक बात समझ में आई है यहाँ से कि जो टाइम का कोफिशिएंट होता है वह क्या होता है, ओमेगा होता है। तो हम इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं 100 पाई टी को। तो जो टी का कोफिशिएंट है इक्वेशन से कंपेयर किया, साइन ओमेगा टी, ये साइन दिख रहा है और ये दिख रहा है टी, इसके बीच में जो भी रहेगा वो क्या है, वो ओमेगा की वैल्यू है। तो इस इक्वेशन से मालूम चल रहा है कि ओमेगा इज 100 पाई, और फ्रीक्वेंसी बोला तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, या न्यू भी लिखते हैं, और पाई से पाई यहाँ से कैंसिल आउट, तो फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ से 50 हर्ट्ज। तो ये क्वेश्चन, तो आपने इस क्वेश्चन में ये सीखा है कि कोफिशिएंट ऑफ टाइम इज ओमेगा। अब और आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एसी करंट। अब देखो ये है ट्रायंगुलर वेव एसी और स्क्वायर वेव एसी। एसी करंट दो तरह से पॉसिबल है, एक है ट्रायंगुलर, दूसरी है स्क्वायर। अब कायदे से क्वेश्चन में तो मैं बताना चाहिए कि स्क्वायर वेव की बात कर रहे हैं कि ट्रायंगुलर वेव की बात कर रहे हैं, पर ये दोनों हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हमें इनको इग्नोर करना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, साइनसोइडल, इस टाइप से है, हमें इसको ही पढ़ना है। अब दे दीजिए नेक्स्ट हेडिंग, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी। एसी क्वांटिटी की हम एवरेज वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, ये दिख रहा है, ये जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, फिर ये जा रहा है नेगेटिव की तरफ। अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ फुल कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फुल कंप्लीट साइकिल इज जीरो। अब जो जीरो है उसकी मैं क्या बात करूं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एसी की फुल साइकिल की वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फुल साइकिल इज जीरो। तो ये हमारे कोई काम की बात है नहीं, तो फुल साइकिल की वैल्यू जीरो होती है। तो जब भी हम एसी की बात करते हैं तो फुल एसी साइकिल की बात करते ही नहीं, क्योंकि अब जीरो है तो क्या बात करेंगे अपन उसकी, इस बात को ध्यान रखना। तो हम किसकी बात करेंगे, हाफ साइकिल की बात करेंगे। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल ऑफ साइनसोइडल एसी। और ये एसी करंट एक साइकिल में अपनी दो डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल ऑफ साइनसोइडल एसी। एवरेज वैल्यू, अ वैल्यू एट विच क्वांटिटी कैन बी कंसिडर कांस्टेंट थ्रू आउट। हम ऐसी वैल्यू को एवरेज वैल्यू बोलते हैं जिससे पूरी की पूरा वो क्वांटिटी कांस्टेंट हम मान सकते हैं, थ्रू आउट कांस्टेंट मान सकते हैं, तो जो डीसी की तरह बिहेव करे। जैसे डीसी करंट होता है ना कांस्टेंट, 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट ही रहेगा पूरे सर्किट में। कब तक रहेगा, जब तक बैटरी खत्म नहीं हो जाए, जिंदगी भर 2 वोल्ट रहेगा। तो मतलब क्वांटिटी कैन बी कंसिडर्ड थ्रू आउट कांस्टेंट। और एवरेज निकालने का जो तरीका होता है वो इंटीग्रेशन वाला होता है, इंटीग्रेशन से एवरेज हम फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेशन मीन्स होता है एरिया, ये ध्यान रखें, जब भी कभी एरिया फाइंड करना पड़े तो इंटीग्रेशन है। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, ये है अपना एसी करंट। अब अगर ये हमने यहाँ ले लिया टाइम, ये लीजिए हमने आई, तो ये आई टी ग्राफ का आ जाएगा ना एरिया। तो ये आई टी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो कैसे आएगा, इंटीग्रेशन से आएगा। तो कहीं भी एरिया की बात करें तो वो इंटीग्रेशन से मिलता है। चलो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल साइनसोइडल एसी पे। एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक एसी साइकिल बनी हुई है, इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाया गया है। इससे मैं आपको एवरेज वैल्यू के बारे में बताएंगे। और इसमें जो बेस में क्वांटिटी है वो है 5 मिली सेकेंड। जो टाइम वेरी हो रहा है वो 5 मिली सेकेंड के टर्म में वेरी हो रहा है टाइम। जो टाइम है वो है 5 मिली सेकेंड में, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच रहा है। और जो इसकी पीक वैल्यू दी है वो है 10 एम्पियर। तो फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल, इस साइकिल की एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू निकालने का जो भी तरीका होता है वो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द सेम एरिया ऑन द सेम बेस ऑफ द ट्रायंगल्स। ये चीज अगर समझ में आ गई तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा
क्या बोला मैंने, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। हमें क्या करना, इस ट्रेंगल्स के अंदर उसी बेस पर, जैसे ये बेस है ना, इसी बेस पर एक रेक्टेंगल को सपोज करना है कि रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल कैसा होना चाहिए, जिसका एरिया ट्रेंगल्स के इक्वल हो। उसी बेस पर एक रेक्टेंगल मानना है, उस रेक्टेंगल का एरिया ट्रेंगल्स के एरिया के इक्वल होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है और हम आराम से बना सकते हैं सेम बेस पर। इसलिए हमने 9th-10th में ट्रिग्नोमेट्री, 9th-10th में ज्योमेट्री पढ़ के आए हैं कि हमें यहाँ से मैथमेटिक्स क्लियर हो। तो बात कर रहे थे हम एवरेज वैल्यू, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की हम जितनी हाइट बना लेंगे, द सेम एरिया ऑन द सेम बेस ऑफ द ट्रेंगल। ट्रेंगल के बेस पर एक हम रेक्टेंगल डिजाइन करेंगे, उसका एरिया उस रेक्टेंगल का एरिया ट्रेंगल्स के एरिया के इक्वल हो। तो बस एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये लगा दिया हमने, और रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट। बेस से बेस कैंसिल हो जाएगी, सेम बेस लिया है, तो जो हाइट आएगी वो हो जाएगी h/2। तो जो हमने हाइट आएगी वो हो जाएगी h/2 में। हाइट कितनी की बनती है, 10 एम्पियर का यहाँ पे करंट था, जो वैल्यू पीक बता रही थी, ये दिया था आपको 10 एम्पियर, ये हाइट थी। अगर हम इस हाइट को हाफ कर दें, ये हाइट है 10 एम्पियर, इस हाइट को हम हाफ कर दें तो हमें मिल जाता है 5 एम्पियर। मतलब ये जो हमने एवरेज वैल्यू इसकी फाइंड की है, ये 5 एम्पियर पे थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। मतलब ये जो 10 एम्पियर एसी की साइकिल, जो 10 एम्पियर एसी की साइकिल है, वो 5 एम्पियर पे थ्रू आउट कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। ना तो वो कभी 0 है, 1 है, 2 है, इस टाइप से है वैल्यू इसकी। तो इसको कर लिया हमने 10/5। हाइट यहाँ से थी 10 एम्पियर, उसको 2 से डिवाइड किया तो आ गया 5 एम्पियर। तो ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है किस पर, 5 एम्पियर। पीक वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर ऑफ एसी इज थ्रू आउट कॉन्स्टेंट इन 5 एम्पियर। ना तो ये वैल्यू 0 है, ना तो 1 है, ना तो 2 है, बस ये 5 एम्पियर पर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। हम इस तरह से, ये है एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका ज्योमेट्री के थ्रू, और इंटीग्रेशन के थ्रू भी होता है। इसको हम इंटीग्रेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, और वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको बस एरिया कंपेयर करना है और सॉल्व करना है। अब इंटीग्रेशन मीन्स होता है एरिया। अब जो एवरेज वैल्यू निकालने का दूसरा मैथमेटिकल तरीका है वो है इंटीग्रेशन। तो ये इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। अगर हमें आई एवरेज निकालना है, आई एवरेज मतलब हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, फुल साइकिल में तो 0 होता है, तो फुल साइकिल की आपसे बात कोई नहीं करेंगे। तो आई एवरेज की बात मतलब हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है आप बिल्कुल रट लीजिए, आई टी ग्राफ जो होता है, उसका आई टी ग्राफ का एरिया इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो एरिया ऑफ आई टी ग्राफ, एरिया ऑफ आई टी ग्राफ, ध्यान देना यहाँ मैंने आई बोला है, और यहाँ पर बेस में क्या टाइम था तो आ जाएगा डी टी। तो बेस एरिया ऑफ आई टी ग्राफ अपान में बेस, वही पढ़ा आपने एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। तो इन हाफ साइकिल, जब हम हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो हम टी की बात थोड़ी ना करेंगे, फिर हम बात करेंगे वहां पर टी हाफ की। जो टाइम टी था वो हो जाएगा टी हाफ। तो अब ये हमारा काम का फॉर्मूला बन गया, आई एवरेज का फॉर्मूला। इसको आप वेरी एमपी लगा लें, 5 स्टार लगा लें, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। 0 से टी हाफ की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 से टी हाफ, यहाँ रहेगा आई डी टी, और यहाँ 0 से टी हाफ, यहाँ रहेगा डी टी। ये बेस है और ये आई टी ग्राफ का है एरिया। एक काम का फॉर्मूला, कोई सा भी क्वेश्चन आए और आपसे आई एवरेज पूछे तो इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज जो इसके पहले मैंने बताया था कि अगर कोई मान लो कोई ट्रेंगुलर है वेव, अगर आपने वहां पे, या कोई भी वेव है, अगर आपने उसी बेस पर एक ट्रेंगल्स के एरिया बराबर एक रेक्टेंगल डिजाइन कर लिया उसी एरिया का, तो बस हाफ बेस इंटू हाइट ही करना है। सेम बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, मतलब हाइट का हाफ कर देंगे आप तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी करंट, और एवरेज वैल्यू हमारी काम की है। उसके बाद देखें इधर आई इक्वल टू, अब इसी का डेरिवेशन कर लेते हैं, आई एवरेज का डेरिवेशन। इस डेरिवेशन में क्या होगा, देखो यहाँ लिखा है ना, जो यहाँ पे करंट की इक्वेशन दी गई है आपको, इस आई की वैल्यू पुट कर देंगे हम, आई एम, यहाँ हम आई की वैल्यू पुट कर देंगे आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ आई की वैल्यू हो जाएगी आई एम साइन ओमेगा टी। अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो पहले मैं आपको इंटीग्रेशन का बेसिक्स बता दूं।
कि जो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करते हैं वो हो जाता है, साइन का होता है माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस, क्या किसका क्वांटिटी क्या है अंदर, ओमेगा टी, तो वो रहेगी। और जो भी कॉफिशिएंट होता है टाइम का, जैसे टी में कर रहे हैं ना, अगर एक्स में करते तो एक्स का कॉफिशिएंट जो है, कॉफिशिएंट कौन, चौकीदार जो उसके आगे बैठा है, तो वो चला जाता है डिवाइड में। अगर यहाँ पर साइन टू थीटा होता तो इंटीग्रेशन हो जाता माइनस कॉस टू थीटा, और थीटा का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 डिवाइड में आ जाता। इंटीग्रेशन तो मेरे वीडियो हैं, बेसिक्स वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। इंटीग्रेशन नहीं आता है तो यहाँ से देखें, तो ऐसा कुछ वीडियो डला है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है, तो हम यहाँ कॉस की जगह वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, और यहाँ भी ओमेगा यहाँ रख देंगे 2 पाई बाई टी। ये बेसिक चल रहा है आपका इस साइड। तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन आएगा वो हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई टी, और टी रहेगा कॉफिशिएंट जो भी था, और 2 पाई बाई टी। ये सब आप शायद कर लेंगे मैथमेटिक्स से। और जो dt का इंटीग्रेशन होगा, dt का इंटीग्रेशन होता है t, जैसे हमने क्या करी, चिंगम खाई, उसको चबा चबा के छोटी सी कर दी, वो हो गया dt, खींच दिया तो बड़ी हो गई, तो हो जाएगा t। तो स्मॉल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन dt से t में कन्वर्ट हो जाता है। dx है तो x, dv है तो v, और du है तो u, बस d हटा दो, बाकी जो बचा वो आपका इंटीग्रेशन, मतलब बढ़ाना, वैल्यू बढ़ा देंगे। तो ये थोड़ा बेसिक्स था इंटीग्रेशन का, शायद आपको कम समझ में आया होगा। बायो के स्टूडेंट और मैथ्स वाले हो तो देखने की जरूरत ही नहीं है। साइन ओमेगा टी कितना होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं इस फॉर्मूले में, जो आई एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, जो आपको रटना है। तो जो आई एवरेज का फॉर्मूला था वो आई डी टी था, तो आई की वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ डी टी। अब आई एम साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आई एम कॉन्स्टेंट मैंने बाहर निकाल दिया है, बचा क्या, साइन ओमेगा टी डी टी। और लिमिट क्या है, 0 से टी हाफ। टी हाफ क्यों, हम आई एवरेज की बात कर रहे हैं ना, हाफ साइकिल की, इसलिए यहाँ पर टी हाफ आएगा। बस ये छोटी मोटी बातें हैं। अब बस यहाँ से आइए बाहर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपान में ओमेगा पहुंच जाएगा, लिमिट 0 से टी हाफ है, और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, लिमिट 0 से टी हाफ है। यहाँ से ओमेगा को हम बाहर फेंक देंगे आई एम के साथ, और बस लिमिट पुट कर देंगे। एक बार टी की जगह आपको रखना है टी हाफ, और एक बार रखना है आपको 0। देखो कौन से टी की जगह, इस वाले टी की जगह, ये जो आपको टी दिख रहा है ना, इस टी की जगह आपको रखना है एक बार टी हाफ, और एक बार रखना है आपको 0, बीच में माइनस साइन आता है। तो बस ओमेगा की वैल्यू रखी मैंने 2 पाई बाई टी, और टी की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे टी हाफ, तो टी से टी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे कॉस पाई, और एक बार टी की वैल्यू 0 पुट कर दी तो बचा कॉस 0। तो यहाँ बचा देखो पाई, यहाँ बचा कॉस 0, और कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1, और कॉस 0 होता है 1, बीच में माइनस साइन है। तो लास्ट फाइनली क्या मिला हमें, और यहाँ पे जो 2 पाई बाई टी था, इससे ये वाला, इस टी से ये वाला टी हाफ कैंसिल हो गया, जो नीचे दिख रहा था ना t/2, ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब सॉल्व कर लेंगे हम। आप लिखो इसको, और बस आपको काटना है, और काटने का काम तो बचपन से करते आ रहे हैं अपन। तो लास्ट में क्या बचा, आई एम माइनस था हमारे पास, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, तो आई एम -1 कितना हो जाएगा, -2, और माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आ गया अपना यहाँ से t/2, 2/पाई तो जो आई एवरेज की वैल्यू हमारे सामने निकल के आई वो है 2/पाई आई एम मतलब आई मैक्स। ये हमें यहाँ से आई वैल्यू, हमें यहाँ से आई एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैन बी यूज टू determine those quantity which is proportional to I1। अब इसका मतलब ये है कि जो एवरेज वैल्यू आपने निकाली है, इस एवरेज वैल्यू को आप कहाँ यूज करने वाले हैं, तो वो सारी क्वांटिटी, उन सारी क्वांटिटी हम यूज कर सकते हैं जहां पर i की पावर 1 होता है। ये सबसे काम की बात यही है अभी तक के लेक्चर में, कि यहाँ जो हमने फॉर्मूला बताया था, मैंने बोला था यहाँ i की पावर 1 है, याद रखना इस बात को, यहाँ i की पावर 1 है। तो ऐसी सारी क्वांटिटी जो i की पावर 1 से डील करती हैं, जैसे चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है, Q इक्वल टू IT। तो यहाँ पर i की पावर क्या है, 1 है। i की पावर 1 होने का मीन्स क्या है, ऐसी सारी क्वांटिटी जहाँ i की पावर 1 है, और उसको आपको हाफ साइकिल का चार्ज निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, जो जैसे
मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की पावर 1 है। जब ऐसी क्वांटिटी से डील करनी पड़ेगी तो हमें इस फार्मूले को यूज करना पड़ेगा, आई एवरेज ऑफ हाफ साइकिल। और बस एक काम की बात तो यही है अभी फिलहाल, आई एवरेज की वैल्यू 2/पाई आई मैक्स। आई मैक्स मालूम है, सर्किट में खाली एक बार ये मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। और ये एसी की इक्वेशन आपको आई मैक्स की या पीक वैल्यू की इंफॉर्मेशन देता है। और 2/पाई को सॉल्व किया तो आंसर आ गया 1/57। और जो आई एवरेज इसको भी सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 0.637। मतलब आई एवरेज 2/पाई आई मैक्स इक्वल टू 1/1.57 आई मैक्स, या आई एवरेज इक्वल टू 0.637 आई मैक्स। ये तीनों वैल्यू आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। अब जब मैं एवरेज वैल्यू निकाली है, इसका रोल क्या है, तो एवरेज वैल्यू आर आल्सो कॉल्ड डीसी वैल्यू। इसको हम डीसी बोलेंगे, डीसी वैल्यू की तरह बिहेव करेगा। कैसे डीसी वैल्यू की तरह बिहेव करेगा, हमारा आंसर क्या आया था, ये हमने बताया था, आई एवरेज डीसी वैल्यू तो डीसी की तरह बिहेव करेगा 2/पाई आई मैक्स 1/57 आई मैक्स या 0.637 आई मैक्स। मतलब अगर हमें 10 एम्पियर पीक का, जो मतलब आई मैक्स की वैल्यू कितनी 10 हो गई, तो 10 एम्पियर पीक का हमने यहाँ पर जो एसी करंट दिया है वो इसको 0.637 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6.37 6.37 एम्पियर डीसी की तरह काम करेगा। अगर आप एसी सर्किट में पीक वैल्यू 10 एम्पियर दिया है और एवरेज हाफ साइकिल की बात कर रहे हो, ऐसी क्वांटिटी से डील कर रहे हो जिसकी पावर 1 है, तो वो डीसी की तरह, मतलब एसी डीसी की तरह वेव कर रहा है। अगर आप 6.37 एम्पियर का डीसी की बैटरी लगा दो और एवरेज हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं अपन, तो वो एसी की तरह ही बिहेव करेगा। तो लिखा है मैंने नोट्स में, ये काम की बात है। एन एसी ऑफ पीक वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू डीसी ऑफ 6.37 एम्पियर। 10 एम्पियर पीक वैल्यू का एसी 6.37 एम्पियर डीसी की तरह बिहेव करेगा। एसी करंट उतना ही काम करेगा जितना ये डीसी कर रहा है हाफ साइकिल में। तो ये सारी बातें हो गई हैं। इस लेक्चर से क्या होगा, इस लेक्चर को आप देखने के बाद एसी करंट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर एंटर कर सकते हैं। अभी 7.1 एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, जिसको देखने के, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप इस चैप्टर के अंदर घुस सकते हो। ये सबसे टफेस्ट चैप्टर ही माना जाता है। अगर आपने बेसिक वीडियो अच्छे से क्लियर है तो फिर ओम्स लॉ के अलावा इस चैप्टर में कुछ बचता नहीं है। तो हम आगे बात कर लेते हैं। ये हमारे पास में 10 एम्पियर का था, एसी हाफ साइकिल की बात कर रहा तो मैंने हाफ लिया, तो किसके तरह बिहेव कर रहा, डीसी की तरह, मतलब एक ही डायरेक्शन में बिहेव कर रहा, 6.37 एम्पियर डीसी की तरह। ये दोनों इक्वेट है। अब कुछ काम की इंफॉर्मेशन भी देख लो। 1/E की वैल्यू होती है 1/2.7 और सॉल्व करने पे आंसर आता है 0.368। इसको हम 1 से भी माइनस कर दें तो 0.632 और फिर अपन इसकी वैल्यू सॉल्व कर लें। यहाँ से हम इसकी वैल्यू सॉल्व कर लें यहाँ से, तो आता है 6.37। अब इसमें काम की बात यह है, काम की इंफॉर्मेशन ये है यहाँ से कि 1 - 1/E की वैल्यू होती है 2/पाई। 2/पाई इक्वल होता है 6.37 और या 0.63 भी लिख सकते हैं। मतलब जो 2/पाई हमने निकाला था आई एवरेज में, अगर कभी 1/1 - E के टर्म में कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको जेईई नीट वगैरह में, तो ये वैल्यू आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं।